नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के ग्लोबल गेम प्लान की। आखिर ये है क्या और इसके पीछे की सोच क्या है? हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में पावर का बैलेंस कितनी तेजी से बदल रहा है और इन सबके बीच भारत भी वर्ल्ड स्टेज पर काफी बड़े-बड़े मूव्स ले रहा है। तो सवाल ये है कि इन सबके पीछे भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? तो चलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी के उन पिलर्स को समझते हैं जो इसे देखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक पावर प्ले की। कह सकते हैं कि ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का इंजन है। भारत आजकल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया भर में जबरदस्त तरीके से नई नई पार्टनरशिप्स बना रहा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए, $100 बिलियन। ये वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है जो भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों से अगले 15 सालों के लिए हासिल की है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए भारत कितना सीरियस है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी ट्रेड डील्स एक विन विन अप्रोच पर बेस्ड हैं। जैसे यूके के साथ जो डील हुई है उसका सीधा सा टारगेट है 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को डबल करना। इसमें दोनों देशों के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उन्हें फायदा पहुंचाने पर फोकस किया गया है। और ये कहानी सिर्फ यूरोप तक ही नहीं है। भारत का ये नेटवर्क मिडिल ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक फैल रहा है और हर जगह इसी तरह की डील्स को फाइनल टच दिया जा रहा है। लेकिन भारत का अप्रोच सिर्फ ट्रेड तक ही नहीं रुकता। ये एक तरह का डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल भी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मॉरिशस है, जहां भारत हॉस्पिटल से लेकर पोर्ट्स तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सीधी मदद कर रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक मजबूती है ना, यही भारत को अपनी स्ट्रैटेजी के दूसरे पिलर को संभालने में मदद करती है। और वो पिलर है एक डिप्लोमैटिक टाइटरोप वॉक। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना। और ये बैलेंस बनाना वाकई किसी रस्सी पर चलने जैसा है। देखिए, एक तरफ भारत ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स के जरिए रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते गहरे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों की मुश्किलों से भी निपटना पड़ रहा है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ईरान का चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक सुपर इंपॉर्टेंट गेटवे है। लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से इस प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ा है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक इसी तरह का एक और फाइन बैलेंस भारत मिडिल ईस्ट में भी बना रहा है। वो गाजा के लिए पीस टॉक्स में भी हिस्सा लेता है और उसी समय इजराइल के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते भी मजबूत कर रहा है। और यही डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग भारत को अपनी स्ट्रैटेजी के तीसरे पिलर की तरफ ले जाती है, और वो है पुराने गठबंधनों से आगे बढ़कर नई पार्टनरशिप्स बनाना, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ, यानी दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत अपने रिश्तों को सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं मानता। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ये पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक परिवार जैसी है। ये सोच खासकर पड़ोसी देशों के साथ गहरे कल्चरल और हिस्टोरिकल रिश्तों पर जोर देती है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि भारत एक मल्टी अलाइंड नेटवर्क बना रहा है। मतलब वो किसी एक गुट में नहीं है। एक तरफ अफ्रीका और एशियान जैसे इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, तो दूसरी तरफ क्वाड जैसा सिक्योरिटी फोकस्ड ग्रुप। इससे भारत को हर बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, यानी इकोनॉमिक ड्राइव, डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग और ये नए नए अलायंस, तो आखिर ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो आज़ादी है जिससे कोई देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले सके, बिना किसी दूसरे देश या गुट के दबाव में आए। तो ये जो सबके साथ जुड़ने वाली स्ट्रैटेजी है, ये भारत को एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जैसे जैसे दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच बैलेंस बनाना या फिर अपने ही लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरना?